Assalamu alaikum once again. Today we will have to start of a new chapter that is share capital. And under the share capital, we will discuss the types and variation. I'm Mohammed Sadullah with you. So let's begin our chapter. Division of share capital into shares of fixed amounts. Um, जब भी कोई कंपनी स्टार्ट होती है तो उसको अपने शेयर्स उसके एक मेन पार्ट होते हैं उसके शेयर्स शेयर्स के इशुएंस शेयर्स की सब्सक्रिप्शंस तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि एक्चुअली कंपनी ऑर्डिनेंस 2017 शेयर्स के बारे में कहता क्या है नाउ अंडर द सेक्शन ऑफ शेयर कैपिटल अगर हम पढ़ें तो इन अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स किसकी बात हो रही है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स बिकॉज कंपनी एक्चुअली मोस्ट मेन emphasize on the company limited by shares. So the share capital actually represents capital introduced into the company by the company's shareholders, the members. जो shareholders उस कंपनी के शेयर्स परचेज करेंगे तो उसके अगेंस्ट एक सम ऑफ मनी पे करेंगे एक सर्टेन अमाउंट पे करेंगे सही है तो वो चीज हमारी कहलाएगी कैपिटल तो उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट करा है कंपनी में इसको वो बोले इंट्रोड्यूस इनटू द कंपनी. Now, the share capital of a company may be divided into several different classes. तो इनकी कुछ ना कुछ different classes भी हो सकती हैं and there may be just one class of shares या तो उसकी one class भी हो सकती है. Within each class of shares, all the shares must be of the same fixed amount and this is the nominal value of the shares. तो सबसे पहले हमें क्या समझ आई कि जो शेयर होल्डर्स हैं या जो मेंबर्स हैं वो जब शेयर्स परचेज करेंगे तो कंपनी को कुछ सम ऑफ मनी उसके अगेंस्ट पे करेंगे एक अमाउंट पे करेंगे जो कि इसमें बोला गया इंट्रोड्यूस इनटू द कंपनी जो कि कंट्रीब्यूट करेंगे आप कंपनी के कैपिटल में तो जब आप उसके अगेंस्ट जो आपको शेयर्स मिल रहे हैं उसकी कंपनी के हिसाब से एक क्लास भी हो सकती है और डिफरेंट क्लासेस भी हो सकती हैं ठीक है लेकिन हर क्लास के अंदर रहते हुए उसकी जो अमाउंट है वो फिक्स होगी मतलब जो एक शेयर की अमाउंट है वही दूसरे शेयर की भी अमाउंट होगी अगर आप एक ऑर्डिनरी शेयर ले रहे हैं तो मिस्टर बी भी जो ऑर्डिनरी शेयर ले रहे हैं तो अमाउंट उसकी सेम होगी. Now, issuance of share is the first step of offering shares by the company. Then people or promoter pay for the shares. This is termed as subscription of shares. And finally, shares are allotted to respective names of applicants. This is paying up of the capital. So, एक्चुअली फर्स्ट स्टेप पे जब कोई भी कंपनी शेयर ऑफर करती है उसको बोलते हैं आपकी इनिशियल ऑफरिंग. मतलब जब भी कंपनी कर रही है तो फर्स्ट टाइम जब भी ऑफर करेगी उसमें फिर जब जाके कोई भी उसमें शेयर परचेज करना चाहेगा जब वो शेयर्स परचेज कर लेगा तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स. तो उसके बाद उसी पर्सन के नाम पे अलॉट हो जाएंगे वो शेयर्स और इसको वो उन्होंने बोला है कि ये पूरा एक प्रोसीजर आपके पास होता है. नाउ सेकंड में अगर हम जाएं स्लाइड पे तो कहते हैं द नेचर ऑफ शेयर्स एंड शेयर सर्टिफिकेट्स अंडर सेक्शन 62 तो फर्स्ट पॉइंट में वो कहते हैं कि एक्चुअली इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके शेयर्स की और शेयर सर्टिफिकेट की. जब आप शेयर परचेज करेंगे तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा ओनरशिप का. वो ई सर्टिफिकेट भी हो सकता है हार्ड कॉपी भी हो सकती है. तो फर्स्ट में बोलते हैं शेयर इज अ फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी कैरिंग राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस एंड इज ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. इन अदर वर्ड्स ओनरशिप ऑफ शेयर्स कैन बी ट्रांसफर एज पर द टर्म्स ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था जब कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सबमिट करवाती है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सबमिट करवाती है. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिफरेंट इंफॉर्मेशन है. आर्टिकल एसोसिएशन में प्रोटोकॉल्स हैं कि हम किस तरह कंपनी रन करेंगे. तो उसमें बताया गया है जब कोई भी शेयर परचेज करेगा तो उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो क्या होंगी वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी हुई हैं. तो एक्चुअली शेयर है कि शेयर एक प्रॉपर्टी है जिसमें जब आप परचेज करेंगे तो आपको कुछ राइट्स भी मिलेंगे इसके अलावा यहाँ पे कुछ लाइबिलिटीज भी होंगी ठीक है. और आप वो शेयर किसी और को भी ट्रांसफर कर सकते हैं मतलब सेल आउट कर सकते हैं इनहेरिट कर सकते हैं किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं. तो शेयर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी है हमारा. सेकंड में वो कहते हैं शेयर मस्ट बी पेड फॉर इट मस्ट बी पेड फॉर इन फुल व्हेन इट इज अलॉटेड टू द शेयर होल्डर. ये जब आप कंपनी से परचेज कर रहे हैं कोई भी शेयर
ठीक है, तो आपको उसको पेमेंट करना जरूरी है शेयर लेने के लिए। ट्रांसफर करना और कंपनी से परचेस करना डिफरेंट चीजें हैं। कंपनी जब भी ऑफर करेगी तो आपको उनसे उसको अमाउंट पे करनी ही करनी है। बाकी अगर आप उसको किसी और के नाम बाद में करते हैं वो एक डिफरेंट केस है। लेकिन कंपनी से जब आप परचेस करेंगे तो वो ना तो आपको गिफ्ट में दे सकती है और ना किसी और तरीके से दे सकती है, उसको आपको पे करना ही पड़ेगा। अगर कंपनी आपको दे रही है तो उसमें केस होता है स्टॉक डिविडेंड का। स्टॉक डिविडेंड में कंपनी अपने शेयर्स दे देती है, लेकिन वो भी एक अगर उसको देखें तो कंपनी उसमें डिविडेंड की जगह पैसे नहीं दे रही होती, उस पैसे के बदले शेयर्स दे रही होती है। तो एक तरह से वो भी इनडायरेक्टली एक पेमेंट के बदले ही दे रही है आपको, उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ उसको मिल रहा है, उसको विड्रॉल नहीं हो रहा कैपिटल से। Third, every share in a company having a share capital shall be distinguished by its distinctive number। चाहे जितने भी शेयर्स होंगे उसके डिस्टिंक्टिव नंबर होगा। जैसे करेंसी नोट्स में हर करेंसी नोट का डिस्टिंक्टिव नंबर होता है, इसी तरह शेयर्स के भी डिस्टिंक्टिव नंबर होंगे। अगर आप परचेज कर रहे हैं तो उसका एक नंबर होगा कि ये नंबर वाले शेयर्स आपको अलॉट हुए हुए हैं। तो इससे आइडेंटिटी पता चलने में आसानी होती है और रिकॉर्ड से पता चलता है कि हमारे शेयर होल्डर के पास कितने शेयर्स हैं और उनका अलॉटमेंट नंबर कौन सा है। Now, certificate issued in physical form under common seal of the company or issued in book entry form, that is electronic, shall be the main evidence of the title of a person to such shares। तो जब शेयर परचेज करेंगे नॉर्मली कुछ ऐसे पहले तक होता था कि आपको पूरा फिजिकल फॉर्म मिलता था, इवन अभी भी मिल सकता है। लेकिन अब ज्यादातर अब हमारी जो इकोनॉमी है वो तेजी से ई कॉमर्स की तरफ जाती जा रही है, तो ज्यादातर आपको आपके ईमेल एड्रेस पे ई सर्टिफिकेट मिल जाता है जिसको, तो वही आपका मेन एविडेंस होता है कि आपके पास कंपनी की टाइटलशिप है। Now the last point is the manner of issue of certificate of shares, form of such certificate and others matters may be specified। सही है, तो सर्टिफिकेट इशू करने का जो मैनर है या सर्टिफिकेट का जो फॉर्म्स हैं या उसके रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं वो स्पेसिफाई होंगे। स्पेसिफाई क्या होंगे, आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी हो सकते हैं, इसके अलावा कंपनी ऑर्डिनेंस एक्ट के अंदर भी बाद में स्पेसिफाई हो सकते हैं। सो इट इज ऑल अबाउट द सेक्शन 60 टू सेक्शन 62, which actually describe the nature of shares and share certificates. Now, what is authorized share capital? According to the Company Ordinance Act, it requires company to have an authorized amount of share capital. Authorized share capital is the maximum amount of shares in each class that a company may issue. It is expressed in terms of the nominal value of the shares. तो कंपनी की डिफरेंट क्लासेस भी हो सकती है, हमने डिस्कस किया था। कंपनी की कोई एक क्लास भी हो सकती है शेयर्स की। क्लासेस होंगी क्या, हम आगे आगे देखेंगे। उसमें ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। तो हो सकता है किसी कंपनी के सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर्स हो या किसी के दोनों हो। तो कंपनी अपने जो टोटल अमाउंट है ऑथराइज शेयर्स की वो इशू कर सकती है। ऑथराइज शेयर्स क्या है, टोटल अमाउंट है कि हम एक तो कंपनी के 100% शेयर्स हैं, कंपनी ने उसमें ऑथोराइज शेयर्स बोले हुए हैं कि 50% हमारे ऑथोराइज शेयर्स हैं, मतलब 50 या 49% हमारे ऑथोराइज शेयर्स हैं, ये हम पब्लिक को इशू करेंगे। ठीक है, अभी इशू करने की बात नहीं आ रही है, अभी सिर्फ इशू करेंगे। तो ऑथोराइज करा है कंपनी ने। उसके अलावा अगर कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर्स भी हैं, प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं, तो ऑर्डिनरी शेयर्स में हम 49% इशू करेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स का 30% इशू करेंगे। तो ये जो आपने टोटल डिसाइड कर लिया है कि 49% टोटल इशू करेंगे, अभी करा है नहीं करा वो बात नहीं है, तो ये आपका थोड़ा शेयर्स हो जाएगा। So in Pakistan, all company limited by shares are required by the Company Act 2017 to have an authorized share capital, and the amount of the authorized share capital has to be specified in the company's memorandum of association. The authorized share capital can be increased, but only with the approval of the shareholders. तो कंपनी एक्ट 2017 ये भी बोलती है कि जब आप कंपनी स्टार्ट करेंगे तो आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो सबमिट कराएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, उसमें आपको बताना ज़रूरी है कि आप कितने परसेंट शेयर्स ऑथराइज करेंगे, नंबर्स में या परसेंट में। तो नंबर्स में वैसे आप बता सकते हैं, जैसे आपके 10 लाख शेयर्स हैं कंपनी के और आपने बोला है कि मैं इसमें से 4 लाख शेयर्स ऑथराइज कर रहा हूँ, मतलब ये शेयर्स मुझे कल को पब्लिक को बेचने हैं। अब अगर इनकॉर्पोरेशन कमिटमेंट ऑफ बिजनेस होने के बाद अगर आपको लग रहा है कि आप और शेयर्स बेचना चाहते हैं, ठीक है, आप और शेयर्स बेचना चाहते हैं, तो ऑथराइज शेयर्स की लिमिट बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर आपको उसके लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा, किन से, शेयर होल्डर से।
अगर 3/4 मेजोरिटी आपको मिल जाती है तो फिर आप वो रेजोल्यूशन पास करके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंज ला सकते हैं, और वो चेंज करके ऑल्ट्रेशन करके रजिस्ट्रार जो कि एसएससीपी में, उसको जाके आपको सबमिट कराना होगा, फिर आपको अप्रूवल मिल जाएगी. सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल. नाउ इशूड एंड पेड अप शेयर कैपिटल, वहां तो ऑथराइज की बात हो गई, अब इशूड की बात करते हैं. So according to section 58, the issued share capital, also called allotted share capital, is the nominal value of the shares in each class that have been issued to the shareholders. The issued share capital may be less than the authorized share capital but cannot exceed it. When shares are issued, they must be paid for. The shareholders must pay for the share in full when the shares are issued. तो वही बात हो गई. सबसे पहले कंपनी ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिस्क्राइब कर दिया कि मेरे पास 10 लाख शेयर्स हैं, और उस 10 लाख शेयर्स में से 4 लाख शेयर्स जो है मेरे ऑथराइज शेयर्स हैं. सही है, ऑथराइज कैपिटल है 4 लाख शेयर्स का. नाउ जब इशू की बात आएगी तो उस 4 लाख में से आपने फर्स्ट टाइम 1 लाख शेयर्स इशू कर दिए. सही है, फिर आपको और शेयर्स इशू करने थे तो आपने पब्लिक को 2 लाख और इशू कर दिए. फिर आपने नेक्स्ट टाइम और इशू करने थे तो मैक्सिमम 4 लाख तक आप इशू कर सकते हैं. सही है. तो सेक्शन 50D बता रहे हैं कि आपके इशूड शेयर्स ऑथराइज शेयर से कम हो सकते हैं, लेकिन उससे एक्सीड नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि आपका अलाउ नहीं है. आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिफाइन करा हुआ है, प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि हम सिर्फ इतने ही शेयर्स ऑथराइज करेंगे, मैक्सिमम इतने इशू करेंगे. नाउ वही बात है, जब शेयर्स इशू होंगे तो शेयर होल्डर्स को उसके लिए पे करना मस्ट है. सही है, उसको कभी भी कंपनी गिफ्ट में शेयर्स नहीं देगी या विदाउट पेमेंट शेयर्स नहीं देगी. ठीक है, तो इशुएंस के वक्त कंपनी पे करना जरूरी है शेयर होल्डर्स को. सो दिस इज सेक्शन 58. Now, if you move on, according to issued share capital and the liability of shareholders के बारे में अगर हम पढ़ें तो वो कहते हैं कि a share represents the maximum liability of a shareholder in the limited company in the event that the company is wound up with unpaid debts. कंपनी पे 10 लाख रुपए का लोन है. ठीक है, और कंपनी के टोटल जो शेयर होल्डर्स थे जिन्होंने शेयर्स परचेस करे हुए थे उसकी अमाउंट है 4 लाख रुपीस. तो कंपनी सिर्फ उस मैक्सिमम लाइबिलिटी जो 4 लाख रुपए उनकी कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ उतनी ही लाइबिलिटी के जिम्मेदार हैं. बाकी जो अनपेड डेट है फिर वो कंपनी को कैसे पे करना पड़ेगा. कंपनी डिसॉल्व होगी, कंपनी के एसेट्स होल्ड होंगे और उससे पे करना पड़ेगा, और कंपनी अपनी बैंक्रप्सी फाइल करेगी. इसीलिए इसको बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के जितनी आपकी कंट्रीब्यूशन है आप सिर्फ उतने ही लॉस के और अनपेड डेट की पेमेंट के जिम्मेदार हैं. दैट्स इट. Now the actual liability of the shareholder is limited to any unpaid capital on their shares, which shall be zero in most cases, as partly paid shares are not allowed to be issued in Pakistan. तो एक्चुअल लाइबिलिटी जो है वो अगर आप है आपकी जो आपने आपके शेयर्स पे अनपेड है, जो कि नॉर्मली ऐसा होता नहीं है. मतलब अगर आपने कंपनी को अगर आपने पे कंपनी से अगर आपने शेयर्स लिए हैं लाइक 100 रुपीज़ का शेयर और 50 रुपीज़ पे करें, 50 रुपीज़ आपको पे करने, तो वो बोल रहे हैं एक्चुअल लाइबिलिटी आपकी वो होगी जो भी आपको पे करना है. लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, कंपनी आपको ऑलरेडी फुल पेमेंट में ही शेयर्स देती है. व्हेन इशूड शेयर्स आर फुली पेड द शेयर होल्डर्स हैव नो फर्दर लाइबिलिटी फॉर द अनपेड डेट्स of the company. If the company goes into the liquidation with unpaid debt, the shareholder will not be required to contribute anything to the payment of the company's debt. तो अगर आपके शेयर होल्डर्स फुली पेड हैं, मतलब आपने जो शेयर्स की अमाउंट फुली पेड करी है, तो फिर आप पे फर्दर कोई लाइबिलिटी नहीं है. ठीक है, तो 3 केसेस हैं. एक तो है कंपनी के आपने शेयर्स परचेज करें और आपने उसकी पेमेंट नहीं करी हुई है, तो उस पूरी पेमेंट की आप पे लाइबिलिटी है जब आप डेट पे करना होगा. नंबर 2 लाइबिलिटी है कि आपने हाफ पेमेंट करी है, हाफ नहीं करी हुई, या पार्शियल पेमेंट करी है, जितनी आपने पेमेंट नहीं करी हुई आप पे उतनी लाइबिलिटी आप पे करेंगे. और लास्ट जब आपने पूरी पेमेंट करी हुई है तो फिर आप पे फर्दर कोई लाइबिलिटी नहीं है. So if company goes into a liquidation with unpaid debt, shareholder will not be required to contribute anything to the payment of the company's debt. Now, last one is the maximum amount they will lose is the amount already contributed as share capital. When shares are partly paid, the maximum liability of the shareholder is the unpaid portion of the share capital. बात पूरी वही है. मैक्सिमम अमाउंट यही होगी कि उसने जितने पैसे कंट्रीब्यूट करें शेयर कैपिटल में वो उसको वापस नहीं मिल सकेंगे. जाहिर है जब कंपनी डेट पे नहीं कर पा रही
तो आपके जो कंट्रीब्यूशन है कैपिटल है वो कैसे रीइंबर्स करेगी? तो कंपनी पहले तो सोल्ड आउट करेगी अपनी अपने सारे एसेट्स को, उसमें से पेमेंट करेगी, उसके बाद अगर कुछ पैसे वगैरह बच गए तो शेयर्स के हिसाब से मे भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए अगर अवेलेबल हो, अगर वो भी नहीं हुए तो फिर आपको फिर कुछ भी नहीं मिलेगा. So it is all about the issued and paid up share capital. Now, kinds and classes of shares. What are the kinds and classes of the shares under the section 58? अब classes of shares जो हम पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी एक क्लास होगी या कोई भी दो क्लासेस होंगी, तो वो क्लासेस एक्चुअली हैं क्या? तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 58, फर्स्ट वन इज द ऑर्डिनरी शेयर्स. Now, ordinary shareholders are the owner of their companies. Ordinary shares are often called equity shares. Ordinary shares को हम equity shares भी बोलते हैं, और ordinary share own the distributable profit of their company after preference dividends have been paid, but are only entitled to a dividend if the directors propose a dividend. And in the case of a final dividend, the shareholder vote for the payment of a dividend. तो जो एक तो क्लास है अपनी ऑर्डिनरी शेयर्स, जिसको हम इक्विटी शेयर्स भी बोलते हैं, और इनको डिविडेंड तब मिलेगा जब प्रेफरेंस शेयर को मिल जाएगा. ठीक है. प्रेफरेंस शेयर को मिलने के बाद जो पैसे बचेंगे वो इन ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और वो भी तब डिस्ट्रीब्यूट होंगे जब डायरेक्टर्स प्रपोज करेंगे कोई डिविडेंड, और फाइनल डिविडेंड में शेयर होल्डर्स वोट करेंगे कि डिविडेंड की पेमेंट करी जाए. ठीक है. There is no limit to the amount of dividend that a company can pay to its ordinary shareholders out of its distributable profit. Ordinary dividends cannot be paid until all unpaid cumulative preference dividends paid have been paid to the preference shareholders, and until all preference dividend for the current year have been paid to all classes of preference shareholders. In a way, they are entitled to residual profit after payment of preference shareholders. In return to this risk, if there is no residual profit, that they accept the reward they get when the company makes large profit. The preferred shareholders are paid the fixed amount to which they are entitled, while the ordinary share divide the remaining amount among themselves. अब ये पूरी कहानी है क्या? कहानी ये है कि एक्चुअली आपकी दो क्लासेस हैं मेन. अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो आपकी एक तो ऑर्डिनरी शेयर्स है कि सिंपल इनके जो स्टॉक ट्रेड हो रहे होते हैं स्टॉक मार्केट में, वो आपके ऑर्डिनरी शेयर्स हैं. आप गए, आपने वो स्टॉक परचेज करे, और आप ऑर्डिनरी शेयर्स के मालिक बन के, जो कि इक्विटी शेयर्स भी होता है. सेकंड जो क्लास है वो है प्रेफरेंस शेयर्स की, जो कि नेक्स्ट में स्लाइड पे आएगी. मैं फिर भी थोड़ा उसको सिर्फ बता रहा हूँ क्योंकि उसके बगैर ये नहीं बता सकूंगा मैं आपको. प्रेफरेंस शेयर्स में ये होता है कि उनका डिविडेंड हर साल का गारंटीड है. एक फिक्स अमाउंट है जो कि पे करनी है. प्रेफरेंस में डिफरेंट क्लासेस भी हो सकती हैं, क्लास 1 क्लास 2 भी हो सकती है, लेकिन नॉर्मली वन क्लास ही होती है. तो जब भी कोई डिविडेंड इशू होगा, डिविडेंड जो कि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट अर्न करा है उसका कुछ हिस्सा वो डिविडेंड पे दे देते हैं, कुछ हिस्सा रिटेन अर्निंग में ले जाते हैं, रिजर्व्स में डाल देते हैं. तो जो पैसे वो अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में देंगे वो तो आपका डिविडेंड होता है, लेकिन उस डिविडेंड में सबसे पहला हक है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का. जिनके पास प्रीफर्ड स्टॉक है, शेयर्स हैं, वो सबसे पहले उनको डिविडेंड मिलेगा. उनकी अमाउंट फिक्स है. लेट सपोज उनका डिविडेंड पूरे साल का बनता है 3 लाख रुपए, और डिविडेंड टोटल इशू है 4 लाख रुपए, तो 3 लाख रुपए तो प्रीफर्ड शेयर्स के पास चले जाएंगे, बाकी 1 लाख रुपए टोटल ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के पास डिस्ट्रीब्यूट होंगे अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ शेयर्स they have purchased or subscribed. Now, अगर प्रीफर्ड स्टॉक शेयर होल्डर्स को किसी साल बहुत लॉस की वजह से, जब रिटेन अर्निंग या रिजर्व में भी पैसे नहीं है, शेयर उनको नहीं मिल सका डिविडेंड, और वो उनके पास कम्युलेटिव स्टॉक है, तो नेक्स्ट ईयर जब डिविडेंड इशू होगा तो सबसे पहले उनको लास्ट ईयर का डिविडेंड पे किया जाएगा, फिर करंट ईयर का डिविडेंड पे किया जाएगा. उसके बाद अगर कोई पैसा बचा है तो फिर हमारे ऑर्डिनरी स्टॉक होल्डर्स को दिया जाएगा. ठीक है. तो ये चीज बताई गई है सेक्शन 58 में ऑर्डिनरी शेयर्स के बारे में. इसमें एक और चीज भी होती है. एक तो वोटिंग राइट्स होते हैं. ठीक है. वोटिंग राइट्स होते हैं जब कंपनी को कोई भी डिसीजन लेना होता है तो अपने तमाम शेयर होल्डर्स को बुलाती है और उनसे वोटिंग करवाती है. तो ये वोटिंग राइट्स आपके सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को गिवन है, लेकिन प्रीफर्ड शेयर होल्डर्स आर नॉट इंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द वोटिंग एट एनी एनुअल जनरल मीटिंग और एट एनी मीटिंग. अब प्रीफर्ड शेयर के बारे में बोलते हैं कि नॉर्मली कैरीज अ प्रायोरिटी राइट्स अहेड ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, रिसीव अ डिविडेंड. द डिविडेंड पेएबल ऑन प्रीफर्ड शेयर्स नॉर्मली अ फिक्स अमाउंट ईच ईयर, लाइक जैसे आपके 4 लाख रुपए के शेयर्स हैं,
और 2% आपका डिविडेंड रेट फिक्स है, तो आपको 8,000 रुपीज तो जरूर मिलेंगे। ठीक है। रिसीव अ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इन द इवेंट दैट द कंपनी इज वाउंड अप। अगर आपकी कंपनी डिसॉल्व हो रही है तो उनको रीपेमेंट करी जाएगी सबसे पहले। जाहिर प्रायोरिटी यही है, प्रीफर्ड शेयर्स। जो पैसे बचेंगे तो उस पर सबसे पहले प्रीफर्ड स्टॉक को रिम्बर्स कराया जाएगा। होल्डर प्रीफर्ड शेयर्स देयरफॉर रिसीव preferential treatment ahead of the ordinary shareholders. Now, preferred shares may be of different classes on the basis of accumulation or otherwise of the dividend on preferred shares on the basis of redemption or conversion of preferred shares into the ordinary shares. तो जाहिर है कि डिफरेंट क्लासेस होती हैं डिविडेंड के हिसाब से, कम्युलेटिव और नॉन कम्युलेटिव के हिसाब से, जो कि हम अकाउंटिंग में पढ़ते रहते हैं। इसके अलावा बेसिस में कि रिडेम्पशन और कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इनटू ऑर्डिनरी स्टॉक, तो इसमें डिफरेंट क्लासेस डिस्क्राइब होती हैं अकॉर्डिंग टू द कंपनी पॉलिसीज। नाउ वेरिएशन इन शेयर कैपिटल। अगर हम वेरिएशन देखें कैपिटल क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, the company, if allowed by its article and by passing a special resolution, can alter the capital clause of its memorandum of association. ज़ाहिर है अगर उसके पास वो कुछ ऑल्ट्रेशन कराना चाह रहे हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में टू इंक्रीज द ऑथराइज कैपिटल या कैंसिल दैट पार्ट ऑफ इट्स ऑथराइज कैपिटल which has not been paid up till the date of cancellation, and such cancellation shall not affect the right of paid up shareholders. इसके अलावा consolidate the share capital into share of a larger amount or divide and subdivide the share capital into share of amount smaller than one fixed by the memorandum of association initially. तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अगर आपको ये 4 चेंजेस करानी है, पहली चेंजेस कि अगर आपको ऑथराइज कैपिटल चेंज करवाना है, बढ़ाना है, लेट सपोज आपको आपको कोई ऑथराइज कैपिटल का पार्ट कैंसिल कराना है कि क्योंकि वो अब तक आपने इशू नहीं करे हैं और जिसकी वजह से जो आपके पेड अप शेयर होल्डर्स हैं उनको कोई अफेक्ट नहीं हो रहा, और अगर आप शेयर होल्डर्स को कंसोलिडेट कर दो लार्जर अमाउंट पे या उसको डिवाइड कर दो छोटी अमाउंट पे। इसको जो फोर्थ पॉइंट है इसको एक्चुअली अकाउंटिंग की टर्म में बोलते हैं स्टॉक स्प्लिट। आप 10 रुपए का शेयर है उसको 5 रुपए में कर दे तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं। तो इसके डिफरेंट एडवांटेजेस भी होते हैं जो कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हम देखते हैं स्टॉक स्प्लिट में। तो अगर आप ये चारों केसेस में कोई भी केस ऑल्टर करना चाह रहे हैं अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, तो फिर आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। उसके बाद आपको परमिशन मिलेगी इन 4 में से जिसका भी आप ऑल्टर करना चाह रहे हैं उसके अप्रूवल की, अदरवाइज आप नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू सेक्शन 85। Now, procedure for variation in rights. Variation in right of the shareholders can be made only by an alteration of the article of association by passing a special resolution of the member of the company. अब जो ये जो से पहले हम जो राइट्स पढ़े थे, इन राइट्स में अगर वेरिएशन करते हैं तो आपको कब आपको चेंजिंग करनी है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, जब आप रेजोल्यूशन पास करेंगे बाय पासिंग बाय स्पेशल रेजोल्यूशन the company shall alter the condition as to various classes of shareholders if, however, the variation affects the substantive right of any particular class of shareholders. It shall not be deemed to have been carried out unless 3/4 majority of that particular class of the member agree to the alteration. किसी भी ऑल्ट्रेशन की वजह से अगर किसी ये हमारे जो करंटली सब्सक्राइब्ड जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनको उनके अगर किसी भी राइट पे कोई इफेक्ट आ रहा है तो वो उस वक्त तक पास नहीं होगा जब तक टोटल शेयर होल्डर्स के 3/4 मेजोरिटी उसके हक में वोट ना दे दें, अदरवाइज वो पास नहीं होगा। नाउ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 59 राइट टू चैलेंज द वेरिएशन इन राइट्स। अब चैलेंज भी आप कर सकते हैं अगर राइट्स को वेरिएट कर दिया गया है। Also, the resolution to vary the right of the member needs approval by 3/4 majority of the members of the particular class affected by the variation. आपको 3/4 की मेजोरिटी चाहिए, उसकी अप्रूवल चाहिए, लेकिन वो बोल रहे हैं however any member or members of the affected class representing at least 10% shareholding of that class may apply to the court of for an order against the resolution varying their rights. 3/4 मेजोरिटी ने तो अप्रूवल दे दी, लेकिन जो 1/4 बची है उसमें कोई मेंबर ऐसा है या कोई क्लास ऑफ मेंबर ऐसी है जो कि एटलीस्ट 10% को रिप्रेजेंट कर रही है, वो कोर्ट पे जाके इस रेजोल्यूशन के खिलाफ ऑर्डर ले सकती है। ठीक है।
court has got the power to declare the resolution null and void if it feels that void हमें पता है क्या होता है, आपकी जो resolution पास हुई obsolete हो जाएगी, उसको रोक देंगे। अगर कोर्ट को लगे कंपनी withheld certain facts while getting the resolution pass, कंपनी ने कुछ चीजें छुपाई हैं रेजोल्यूशन पास करते हुए, had the member been in knowledge of those facts they would have not passed the resolution varying the rights of a particular class। अगर उनको पता चल जाता तो वो rights तो वो पास ना करते जिन्होंने पास करा है थ्री फोर्थ मेजोरिटी ने, और द चेंज इज अदरवाइज prejudicial to the interest of members। या तो ये एक सर्टेन क्लास के खिलाफ एक मुतसाबाना रवैया है, ठीक है, आप किसी को नवाजना चाह रहे हैं और किसी से कुछ छीनना चाह रहे हैं। अगर कोर्ट को ऐसा लगे कि आप एक मुतसाबाना रवैया या डिसीजन लेना चाह रहे हैं, तो सच एप्लीकेशन फॉर गेटिंग an order against the resolution should be filed by the person aggrieved by the change within 30 days of the date of resolution। जिस दिन रेजोल्यूशन पास हो जाएगा उसके एक महीने के अंदर अंदर ये जो सर्टेन क्लास या मेंबर है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है 10% शेयर होल्डर्स को, उसको फाइल करना जरूरी है इस रेजोल्यूशन के खिलाफ। जो डिसीजन होगा कोर्ट का लास्ट जो शेयर बता रहे हैं, डिसीजन कोर्ट का क्या है, फाइनल होगा और उसमें कोई अपील नहीं कर सकता, ठीक है। और कंपनी लायबल है उसकी कॉपी या ऑर्डर रजिस्ट्रार को बेचने के लिए विद इन 50 days ऑफ रिसीव ऑफ द ऑर्डर। जाहिर रजिस्ट्रार कौन है, एससीसीपी का, जहां पे आप 3/4 मेजोरिटी आपको मिल गई थी, आपने ऑल्ट्रेशन करा दी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, लेकिन जब कोर्ट ने आपके खिलाफ केस दे दिया तो 15 डेज के अंदर अंदर कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी आपको रजिस्ट्रार को भेजनी है, जो कि आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की ऑल्ट्रेशन कैंसिल कर देगा और उसको प्रीवियस पोजीशन पे लेके आ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेरिएशन इन द राइट ऑफ द शेयर होल्डर्स। एक दफा फिर रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इन स्लाइड्स में क्या पढ़ा है। अगर हम देखें, सबसे पहली स्लाइड पे हमें बताया गया कि शेयर कैपिटल आपका क्या है, उसके डिफरेंट क्लासेस भी हो सकती हैं। उसके बाद उसके नेचर ऑफ शेयर्स एंड शेयर सर्टिफिकेट्स के क्लॉसेस हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 60 एंड 62। देन व्हाट इज ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ये उसके बाद जो इशूड शेयर या पेड अप शेयर कैपिटल्स हैं हमारे, उसके बारे में बताया गया अकॉर्डिंग टू सेक्शन 58। और इशूड शेयर कैपिटल की क्या लायबिलिटीज होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमने काइंड एंड क्लासेस ऑफ शेयर्स डीपली पढ़े, जिसमें ऑर्डिनरी शेयर्स थे हमारे, ऑर्डिनरी शेयर्स के बाद हमारे प्रीफर्ड शेयर्स हैं। और आपके वेरिएशन इन शेयर कैपिटल, इसमें आपको ऑल्ट्रेशन करानी पड़ेगी। अगर आप इन चार क्लॉसेस की बात करें, इनमें कोई भी आप अप्रूवल कराना चाह रहे हैं तो आपको इसकी ऑल्ट्रेशन कराना पड़ेगी अकॉर्डिंग सेक्शन 85। उसका प्रोसीजर हमने पढ़ा और प्रोसीजर के बाद उसको चैलेंज करने का तरीका पढ़ा, जिसमें कोर्ट का डिसीजन हमारा फाइनल होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट अवर टुडेस लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।